केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने दावा किया कि 31 मार्च 2026 तक माओवाद केवल दंडकारण ही नहीं बल्कि पूरे देश से समाप्त हो जाएगा। 2024 और 25 के आंकड़े भी अब उनके इस दावे को कहीं न कहीं सच करते साबित नजर आ रहे हैं। जिस तरह से 2024 में माओवादियों को नुकसान हुआ और 2025 में फिर लगातार उन्हें नुकसान हो रहा है। और अब खुद केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह दंतेवाड़ा के दौरे पर आने वाले हैं 5 तारीख को, क्योंकि यहाँ पर बस्तर पनडुब्बी का समापन होगा और उसमें वो शिरकत करेंगे। और इस दौरान बस्तर पुलिस लगातार ये कोशिश कर रही है कि उन्हें कोई बड़ी सफलता भेंट करके उन्हें वापस यहाँ से रवाना करे, और लगातार सफलताएं मिल भी रही हैं। इसी दरमियान कुछ तस्वीरें मेरे पास पहुंची हैं और कुछ हालात ऐसे हैं कि मेरे मन में कई सवाल उठ रहे थे माओवाद को लेकर, माओवादियों को लेकर, इसकी समाप्ति को लेकर। तो मुझे लगा इस पर भी बातचीत करनी चाहिए, सही समय है तो उस पर बातचीत करते हैं। नमस्कार, मैं विकास तिवारी हूँ, आप बस्तर टॉकीज देख रहे हैं। दरअसल अगर आपको याद हो तो 2024 में लगभग 217 माओवादियों को मार गिराने का दावा छत्तीसगढ़ की पुलिस ने किया, और साथ ही साथ जब 2025 की शुरुआत हुई और उसके बाद अब तक 100 दिन में लगभग 117 से लेकर 120 के आसपास का आंकड़ा अगर पूरे छत्तीसगढ़ का देखा जाए तो इसके कमोबेश आसपास का आंकड़ा है। इस संख्या में माओवादियों को मार गिराने का दावा भी बस्तर पुलिस ने किया। प्रेस नोट जारी करके बताया कि अब तक जो बाहरी माओवादी हैं उनकी संख्या भी बढ़ रही है जिन्हें मार गिराया गया है अलग अलग मुठभेड़ों में। इन्हीं के साथ साथ ये भी लगने लगा है कि 31 मार्च 2026 तक वाकई में अब माओवाद समाप्त होने के कगार पर पहुंच जाएगा, या हो सकता है कि कई लोग तो ये भी बोल रहे हैं कि उसके पहले ही ना समाप्त हो जाए। इसी दरमियान जो आंध्र प्रदेश के और तेलंगाना के जो माओवादी मारे जा रहे हैं उनकी कुछ तस्वीरें मेरे पास पहुंची हैं। उन तस्वीरों ने मुझे सोचने पर मजबूर कर दिया। मुझे लगा अपने दर्शकों को भी ये तस्वीर दिखानी चाहिए। साथ ही साथ विकल्प का एक पर्चा भी हाथ लगा है जो उन्होंने इस मुठभेड़ पर उन्होंने जो जारी किया है, और एक जो पर्चा जिस पर हमने कल बातचीत की कि क्या वाकई माओवादी शांति वार्ता चाहते हैं, उस पर भी कुछ संदेह उत्पन्न हुए। इन सब पर ही बातचीत करना चाहिए। सबसे पहले ये तस्वीर देखिए। ये जो तस्वीर देख रहे हैं कि ग्रामीण किस तरह से रैली निकाल रहे हैं, किस तरह से ढोल बाजे बजाते हुए चले जा रहे हैं। दरअसल ये बीते दिनों अबूझमाड़ के वोडगा में जो मारे गए जो माओवादी रहे 25 लाख इनामी माओवादी मुरली, उनके अंतिम संस्कार के दौरान तेलंगाना में उनके गृहग्राम में ये भीड़ उमड़ी हुई थी। और वहीं साथ ही साथ ये जो दूसरी तस्वीर और देख रहे हैं, ये बीते दिनों जो रेणुका जिनकी मुठभेड़ में मौत होने का दावा दंतेवाड़ा पुलिस ने किया था, जिन्हें भी अबूझमाड़ के बेलनार के इलाके में मुठभेड़ के दौरान मारे जाने की पुष्टि की थी, उनके अंतिम संस्कार के दौरान भी उनके गाँव से ये तस्वीर निकल कर सामने आई है। और साथ ही साथ जो विकल्प के पर्चे पर हालांकि हमने कल भी बातचीत की थी, लेकिन विकल्प ने अपने पर्चे में ये कहा है कि दोनों ही माओवादियों को जिंदा पकड़कर मारा गया है और ये दोनों ही बीमारी की हालत में थे, फिर भी इन्हें मौत के घाट उतार दिया गया। लेकिन पुलिस का कहना है कि एक बड़ी मुठभेड़ में इन दोनों को मार गिराया गया। इस दौरान पुलिस ने जो प्रेस नोट जारी किया और साथ ही साथ विकल्प ने जो प्रेस नोट जारी किया, दोनों में एक बात का जिक्र था। तो मुझे लगा इस बात को हमें बताना चाहिए कि ये जो महिला माओवादी थी रेणुका जो मारी गई, रेणुका काफ़ी बड़े स्तर तक पढ़ाई लिखाई कर चुकी थी और इसकी जो प्रोफाइल बस्तर पुलिस ने जारी की है, मुझे लगा ये भी आपको बताऊं। साथ ही साथ आप वो तस्वीरें देखिए कि वो रेणुका जो LLB में फर्स्ट क्लास पास आउट थी, वो जंगलों में पहुंच गई और किस तरह से बड़े पद तक पहुंची। कब से वो माओवादी संगठन से जुड़ी, इसको लेकर खुद बस्तर पुलिस ने एक प्रेस नोट जारी किया है। उन्होंने बताया कि ये जो दंडकारण स्पेशल जोनल कमेटी के मेंबर गुम्मा डिवेली रेणुका और बानू, इनके पति माओवादियों के सेंट्रल कमेटी के सदस्य थे जिनका नाम रवि उर्फ संकामुरी अप्पा राव था, जो 12 मार्च 2010 को नेतिकोंटा नलमल्ला में एक मुठभेड़ में मारे गए थे। 25 लाख का इनाम रेणुका पर छत्तीसगढ़ में था और 20 लाख का इनाम इनके ऊपर तेलंगाना में था। कुल मिलाकर इनके ऊपर 45 लाख रुपए का इनाम घोषित किया गया था। साथ ही साथ ये भी बताया जा रहा है कि ये जो रेणुका है, ये दंडकारण स्पेशल जोनल कमेटी और सेंट्रल रीजनल ब्यूरो की प्रेस टीम की प्रभारी के रूप में सक्रिय थी। मतलब आप मान सकते हैं कि जितने भी जो प्रेस नोट जो जारी होते थे सेंट्रल कमेटी के, उसे रेणुका के द्वारा ही संपादित किया जाता था और काफ़ी अहम जिम्मेदारी माओवादी संगठन ने इनको दी थी। रेणुका के जो भाई हैं वो भी बड़े पद पर रहे किसी समय में। दंडकारण स्पेशल जोनल कमेटी के सदस्य, आपने नाम सुना होगा, गुटसा उसेंडी एक पद था,
गुटसा उसेंडी हालांकि किसी समय में माओवादी थे। उनकी मौत के बाद माओवादी पार्टी ने उनके नाम को एक पद के तौर पर घोषित कर दिया था और गुटसा उसेंडी के रूप में 2014 तक जीवीके प्रसाद जो थे उन्होंने इस कार्यभार को संभाला था और 2014 में हैदराबाद में समर्पण कर दिया था। उनकी सगी बहन थी रेणुका। जब वे मुठभेड़ में मारी गई तो इनके पास से एक इंसास और राइफल, लैपटॉप और अन्य हथियार बरामद करने की जानकारी पुलिस ने दी है। हालांकि विकल्प ने इसे फर्जी मुठभेड़ जरूर बताया, लेकिन मुझे लगता है कि ये जो लैपटॉप मिला है ये तो रेणुका का ही होगा और इसके पास इस लैपटॉप में बहुत सारी अहम जानकारियां भी निश्चित ही तौर पर होंगी। पुलिस रेंज में विगत 15 महीनों में पुलिस ने जो बताया कि मुठभेड़ों में जोगन्ना, कार्तिक, निधि, सागर, सुधीर, सुधाकर, जगदीश, रेणुका जैसे कुल 8 स्टेट कमेटी मेंबर स्तर के माओवादियों के शव बरामद किए जा चुके हैं। विगत 15 महीना में अब तक, अब ये भी सोचिए कि आंकड़े 217 2024 में और अब तक लगभग 117-120 के आंकड़े पुलिस जारी कर चुकी है, लेकिन इन 15 महीनों में अब तक केवल 8 ही हैं जो स्टेट कमेटी मेंबर स्तर के माओवादी मारे जा चुके हैं। इसका मतलब बाकी के जो माओवादी हैं जो बड़ी संख्या में, वो बस्तर के जो आदिवासी थे जो माओवादी संगठन से मिल चुके थे जाकर, वो ही अब तक मारे जा चुके हैं। बड़े स्तर के माओवादियों में केवल 8 का ही आंकड़ा अभी तक पुलिस के पास है सफलता के तौर पर। साथ ही साथ ये भी बताया जा रहा है कि 2025 में अब तक विभिन्न मुठभेड़ों में, जो मैं आंकड़ों पर थोड़ा ऊपर नीचे हो रहा था, 119 पुलिस ने शव बरामद किए। साथ ही साथ ये भी बताया जा रहा है कि बेलनार के इलाके में जो मुठभेड़ हुई और जिसमें इस सफलता को पुलिस ने बताया कि किस तरह से उन्होंने रेणुका को मार गिराया और एक बड़ी माओवादी लीडर थी जो कि सेंट्रल रीजनल ब्यूरो प्रेस टीम इंचार्ज संपादक, एक प्रभात एक माओवादियों की पत्रिका थी उसकी संपादक थी। साथ ही साथ इनकी पढ़ाई LLB तक हुई थी और ये ग्राम कंडवेंडी, देवरपल्ली, जिला वारंगल, तेलंगाना की निवासी थी। इनके बारे में बस्तर पुलिस ने और जानकारी दी है। विधिवत मुझे लगा ये जानकारी बतानी चाहिए कि देखिए, एक तेलंगाना की महिला महिला थी जो LLB पास आउट है, फर्स्ट क्लास पास आउट है, वो माओवादी लीडर बन गई। तो कैसे शुरुआत हुई, हर किसी के मन में जिज्ञासा होगी। पुलिस ने दी है जानकारी, तो ये भी आपको साझा करता हूँ कि 1996 में नक्सल संगठन में भर्ती होकर आंध्र प्रदेश में SZCM कृष्ण अन्ना के साथ इन्होंने काम किया और वर्ष 2003 में DVCM के पद पर पदोन्नति किया गया। वर्ष 2006 में दक्षिण बस्तर में CCM दूल्हा दादा उर्फ आनंद के साथ काम की। वर्ष 2013 में माड़ क्षेत्र में आकर SZCM रमन्ना के साथ काम किया। रमन्ना की मौत के बाद 2020 में दंडकारण्य स्पेशल जोनल कमेटी मेंबर बनाकर सेंट्रल रीजनल ब्यूरो CRB का प्रेस टीम इंचार्ज बनाया गया। नक्सल संगठन की ओर से प्रेस विज्ञप्ति जारी करना और विभिन्न पत्रिका प्रभात के अलावा महिला मार्गम, आवामी जंग, पीपुल मार, पोडियारो पोल्लो, झनकार, संघर्षरत महिला, पितुरी, मिंडगुर, भूमकाल, संदेश का मुद्रण और प्रकाशन का कार्य भी रेणुका के द्वारा ही किया जाता था। रेणुका के जो भाई हैं दंडकारण्य स्पेशल जोनल कमेटी के GVK प्रसाद उर्फ सुखदेव उर्फ गुटसा उसेंडी ने 2014 में, मैंने पहले ही बताया, सरेंडर किया और इस वक्त वो दिल्ली में रहते हैं। 2005 में सेंट्रल कमेटी मेंबर संकामुरी अप्पा राव उर्फ रवि के साथ रेणुका ने शादी किया और 2010 में ही नलमल्ला मुठभेड़ में वो मारे गए, जिससे कि रेणुका विधवा हो गई। इनके पास इंसाफ से सारी चीज़ें तो बरामद हुई हैं। बस्तर IG ने यह भी बताया कि ये सारी जो मुठभेड़ें हो रही हैं, जो सारी सफलताएं मिल रही हैं, इसमें DRG STF, बस्तर फाइटर, कोबरा और ITBP, BSF, CRPF का भी और CAF की महत्वपूर्ण भूमिका है, जिस वजह से इस तरह की सफलताएं 2024 और 25 में बस्तर पुलिस को लगातार मिल रही हैं। उन्होंने ये भी बताया बस्तर पुलिस ने अपने प्रेस नोट में कि जोगन्ना, कार्तिक, निधि, जो 8 स्टेट कमेटी इस तरह के लोग मारे गए हैं, ये एक बड़ी सफलता है। और ये भी कहा कि अब वरिष्ठ और स्थानीय माओवादी कैडरों के पास केवल आत्मसमर्पण करने का विकल्प बचा है, वरना गंभीर परिणाम भुगतने होंगे, जो कि माओवादियों के लिए एक चेतावनी के तौर पर बस्तर पुलिस ने ये प्रेस नोट में अपनी बात को कहा है। लेकिन अब दूसरी तरफ 2 सवाल मेरे मन में आए ये सारी तस्वीरों को देखते हुए। सबसे पहली बात तो ये कि जिस तरह से केंद्रीय गृह मंत्री ने दावा किया कि 2026 तक केवल दंडकारण्य ही नहीं, पूरे भारत देश से माओवाद नाम का शब्द ही समाप्त कर दिया जाएगा। वहीं दूसरी तरफ आप देखिए कि सुधाकर और जो रेणुका है, इनके मारे जाने के बाद इनके गृहग्राम में इनके अंतिम संस्कार में उमड़ी हुई भीड़ बताती है
कि उनके क्षेत्र के लोग आज भी इनके माओवादी होने पर किस तरह से इनका समर्थन करते हैं। वो ये भीड़, इसलिए मैं इस तस्वीर को दिखा रहा हूँ कि आप इस तस्वीर को देखिए और सोचिए कि क्या वाकई में पूरे देश से माओवाद समाप्त हो रहा है या केवल छत्तीसगढ़ और बस्तर में ही जो आदिवासी माओवादी संगठन का हाथ थाम लिए थे केवल वो मारे जा रहे हैं। कहीं ऐसा तो नहीं कि पत्ते झड़ गए हैं, पेड़ सूख रहा है ऐसा हम सोच रहे हैं, लेकिन जड़ तेलंगाना में आज भी हरी भरी है और लगातार मजबूत हो रही है। क्योंकि विचारधारा कहीं ना कहीं जो दंडकारण्य में जो माओवाद आया वो वारंगल की तरफ से ही आया था और ये भी वारंगल की तरफ की रहने वाली थी रेणुका। साथ ही साथ बीते दिनों जो सुधाकर मारे गए वो भी उसी इलाके के हैं। तो तेलंगाना में आज भी जब कोई माओवादी लीडर मारा जाता है तो उनके परिवार के लोग, उनके समाज के लोग, उनके आसपास के ग्रामीणों के द्वारा जोर शोर से उनके अंतिम संस्कार में हिस्सा लिया जाता है, उन्हें श्रद्धांजलि दी जाती है। और वहीं अगर छत्तीसगढ़ में कोई माओवादी मारा जाता है तो वो उनके जो शव हैं कई बार उनके घर तक नहीं पहुंचाए जा सकते हैं और उन्हें यहाँ वहाँ अंतिम संस्कार किया जाता है। फर्क देखिए। लेकिन हम केवल छत्तीसगढ़ की परिस्थिति को देखकर ये सोच रहे हैं कि क्या वाकई में माओवाद समाप्त हो जाएगा 31 मार्च 2026 तक, जबकि तेलंगाना की परिस्थितियां कुछ और है। तेलंगाना में मुठभेड़ भी नहीं हो रही उतनी, और मुझे तो बहुत लंबे समय से कोई मुठभेड़ होती नज़र नहीं आई। यहाँ तक कि तेलंगाना की जो ग्रेहाउंड फोर्स है वो भी कहीं ना कहीं छत्तीसगढ़ में घुसकर बड़े ऑपरेशन कर रही है। और इस तरह से उनकी विचारधारा को अगर फॉलो करने वाले, उनकी विचारधारा को समर्थन देने वाले तेलंगाना में इस तरह से लोग हैं, तो क्या लगता है कि ये लड़ाई खत्म हो रही है या ये विचारधारा खत्म हो रही है? एक आईपीएस अधिकारी ने कहा था कि ये विचारधारा ही नहीं है। अगर विचारधारा नहीं है तो तेलंगाना में इतने लोग समर्थक आ कहाँ से रहे? आप भीड़ देखते जाइए, आप भीड़ देखकर हतप्रभ हो जाइए, चौंक जाइए। ये सच्ची तस्वीर है जो उस मारे गए माओवादियों के लिए जो एकत्रित हुई है, उन्हें श्रद्धांजलि देने के लिए। और हर कोई ये कह रहा है कि ये गरीबों की लड़ाई लड़ने के लिए गए हुए थे। उन्हें इस बात का गर्व है, फख्र है। वो ये नहीं सोच रहे कि लोकतंत्र और संविधान के खिलाफ इन्होंने हथियार उठाया। उनका आज भी कहना, आपको अगर याद हो तो बीते दिनों चलपति जब मारे गए थे मुठभेड़ में गरियाबंद के इलाके में, तब उनके ससुर ने भी इस बात का जिक्र किया था कि जब तक गरीबों के ऊपर दमन और अत्याचार की लड़ाई होगी तब तक इस तरह के आंदोलन होते रहेंगे और इस तरह से लोग अपनी जान देते रहेंगे। यही बात कमोबेश बहुत पहले एक कार्तिक जो मारे गए थे, उनके ससुर ने भी, जब मुझसे उनकी बातचीत हुई थी ऑन कैमरा, तब उन्होंने भी इस बात का जिक्र किया था। तो मुझे लगा इस तस्वीर को यहाँ दिखाना जरूरी है। साथ ही साथ एक बात जो मेरे मन में आई, एक सवाल, कि जिस तरह से बीते दिनों बोड़गा में एक माओवादी की 3 माओवादी मारे गए, जिसमें सुधाकर मारे गए 25 लाख की इनामी नक्सली, वहीं बेलनार के इलाके में रेणुका मारी गई। हालांकि पुलिस इसे मुठभेड़ बता रही है और विकल्प ने जिस तरह से डिटेल में जानकारी दी है अपने प्रेस नोट के माध्यम से कि इन दोनों को घर से पकड़कर जिंदा और तब इन्हें मारा गया। तो इसमें एक सोचने वाली बात यह है कि उस इलाके से आपकी जानकारी अब साझा हो रही है पुलिस तक, जिस इलाके से कभी आपको रसद मिला करता था। अबुझमाड़ के वो गांव, बोड़गा, बेलनार जैसे इलाके जहां कभी माओवादियों की तूती बोलती थी, अब उसी इलाके से उन्हीं माओवादियों के छुप कर रहने पर उनकी जानकारियां पुलिस तक पहुंच रही हैं। अगर आप इन्हीं ग्रामीणों के लिए लड़ रहे थे और यही ग्रामीण अब अगर आपकी सूचना पुलिस तक पहुंचा रहे हैं, तो मतलब साफ है कि अब ये ग्रामीण आपके साथ नहीं है और कहीं ना कहीं अब आपका साथ छोड़ते नजर आ रहे हैं। मैंने इस बात का भी जिक्र किया था कि ग्रामीण कमज़ोर हैं, जब उन्हें लगता है जो ताकतवर है वो उसकी तरफ चले जाते हैं। किसी समय में दंडकारण्य में अगर माओवादी मजबूत थे तो ये ग्रामीण उनकी तरफ थे। आज अगर सरकार मजबूत हो रही है तो ग्रामीण सरकार की तरफ चले जा रहे हैं। ऐसे में उन माओवादियों को एक बार फिर से विचार करना चाहिए कि वो जिनके लिए लड़ाई लड़ रहे हैं, जब वो ही उनके साथ नहीं है, जब आप कहते हैं कि ये जनता की लड़ाई है और जब जनता ही आपके साथ नहीं है, तो आखिर में क्यों आप जान दे रहे हैं? सरकार बार बार बातचीत को लेकर कह रही थी। हालांकि कल जिस तरह से एक प्रेस नोट आया तेलुगु में लिखा हुआ और उस पर छत्तीसगढ़ के गृह मंत्री विजय शर्मा ने अपना बयान दिया कि बातचीत के लिए हमेशा तैयार हैं, पर कोई शर्त नहीं मानी जाएगी, ऐसी शर्त जो नागवार गुजरे, ऐसी शर्त जो मानी ना जा सके। बल्कि हमने समर्पण नीति को लेकर और भी ज़्यादा सुधार किया है। विजय शर्मा ने कहा कि आप समर्पण कर दीजिए और वो सारे जो समर्पण नीति हैं, जो बेहतरीन तरीके से फिर से पुनर्निर्माण किए गए, उसका लाभ लेकर बेहतर जीवन जीने की कोशिश कीजिए। उसमें सरकार आपका पूरा साथ देगी, आपकी बात सुनेगी। अगर आपको बात करना है तो आप कोई समिति बनाकर भेजिए, उन्हें सुरक्षित उनके साथ बातचीत की जाएगी। इस तरह का ऑफर अगर सरकार दे रही है
और जिस जनता के लिए आप लड़ रहे हैं और वो जनता आपके साथ नहीं है, तो मुझे लगता है कि माओवादियों को भी एक बार फिर से विचार करना चाहिए। दूसरी ओर सरकार को भी सोचना चाहिए कि दंडकारण्य में केवल संख्या में मारा जा रहा है इन लोगों को, बड़ी संख्या में 217 मारे गए, 119 मारे गए अब तक, लेकिन वहीं दूसरी तरफ विचारधारा धीरे धीरे पनप ही रही है। तेलंगाना में वारंगल से ये माओवाद छत्तीसगढ़ में आया था और वारंगल में अभी भी इनके समर्थक उसी तरह से हैं और उन्हें फख्र होता है, उन्हें गर्व होता है कि उनके बीच का कोई आदमी आदिवासियों के लिए, ग्रामीणों के लिए, किसानों के लिए लड़ने गया था और लड़ मरा। हालांकि वो लड़ाई छत्तीसगढ़ में कर रहा है, तेलंगाना में नहीं। फिर भी ये तस्वीर आई तो मुझे लगा इसे अपने दर्शकों के सामने रखते हुए इस बात को साझा करें और जो मेरे मन में जो विचार आ रहे हैं ये भी आपके सामने साझा करूं। आप अपने कमेंट दीजिएगा, राय रखिएगा कि मेरी सोच कहां तक सही है या जो मुझे समझ में आ रहा है, क्या आपको क्या समझ में आ रहा है, आप अपनी बात रखिएगा। और लगे कि बहुत सही मुद्दे पे हम बातचीत कर रहे हैं तो इस वीडियो को शेयर कीजिएगा। लगे कि बस्तर टॉकीज में बातचीत ठीक ठाक हो रही है तो उसे सब्सक्राइब कीजिएगा। धन्यवाद।